अपनी प्रतिभा पर विश्वास खो देना या फिर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर चलते चले जाना जीवन को एक दायरे में समेटने जैसा है। हम कई बार अपने पूर्व जो स्थितियां रही है उसका आकलन बहुत ढंग से करने में सक्षम नहीं हो पाते और ये प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि जो आज की स्थिति है शायद पूरे ही जीवन ऐसी रहने वाली है। जब भी व्यक्ति पूरे तरीके से सकारात्मक होता है, यही सोचता है कि पूरा जीवन इसी तरह से चलेगा, और एक दिन भी नकारात्मकता घर करती है तो लगता है कि पूरा जीवन इसी तरह चलेगा। इसमें बहुत बड़ा फर्क है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है जिसको पाटना व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ईश्वरीय सत्ता तथा साथ ही साथ में ग्रहीय व्यवस्था किस तरह के संकेत जीवन में देती है, किस व्यक्ति के माध्यम से देती है, ये जानना और समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो जून के महीने में कर्क राशि चंद्र प्रधान राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने आ रही है, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम आप सभी के सम्मुख हाजिर हुए हैं। सबसे पहले ग्रहीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्रवार क्रम के साथ में जुड़ी हुई चर्चा। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं। इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं। तो वहीं 6th हाउस में आप देखें उच्चस्थ स्थितियों में केतु विराजमान है, तो साथ ही साथ में 7th भाव में देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही विराजित। एक ग्रह अतिचारी है, वक्री है, तो दूसरा ग्रह स्वराशि स्थान में ही वक्रगत स्थितियों में है। देवगुरु बृहस्पति 29 मार्च 2020 को जब अपनी अतिचारी स्थितियों को सामने लाकर यहां मकर राशि स्थान में आए तो नीचस्थ स्थितियों में आ गए। 14 मई को इन्होंने अपनी स्थितियों को वक्रगत किया। 29-30 जून के दरमियानी समय के मध्य ये फिर से मूल त्रिकोणस्थ हो जाएंगे, किंतु जून का पूरा ही महीना यही देवगुरु वक्रगत रहने वाले हैं। तो वहीं शनिदेव की स्थितियां भी 11 मई के बाद से वक्रगत हो चुकी है। 8th भाव में मंगल 18 जून तक विराजमान रहेंगे। ये भी एक प्रमुख गोचरीय व्यवस्था का अंश है, क्योंकि 8th हाउस के साथ में कर्म के अधिपति जुड़े हुए हैं कर्क राशि के लिए। तो वहीं 11th हाउस जो कि सर्वांगीण लाभ को देखने का भाव है, शुक्र स्वग्रही विराजमान है, यानी कि स्वराशि स्थान के भीतर विराजमान है और 25 दिनों के लिए 1 जून से 25 जून तक वक्रगत पोजीशंस में ही रहने वाले रहेंगे। तो वहीं 12th हाउस के पोजीशंस में आप देखें 14 जून के बाद में सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यही की स्थितियों में बुधादिति योग बनने वाला होगा। बुध और राहु का जो जड़त्व है वो भी निर्मित होगा। तो वही सूर्य और राहु का ग्रहण भी यहाँ पर रहेगा। ये 3 स्थितियाँ द्वादश भाव के भीतर है। तो जब हम ओवरऑल पोजीशंस की चर्चा करते हैं तो शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। देव गुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से राशि भाव को देखने वाले हैं। इस महीने की स्थितियां आपके लिए शुरुआत से एक मध्यम दर्जे की कही जा सकती है, जहां चल रही पोजीशंस को संभालना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देव गुरु बृहस्पति ने आपको एक पेशेंस की पोजीशन यहां पर दे रखी है और साथ ही साथ में निर्णायक मौकों के ऊपर अपनी बात को कैसे रखना है वो भी ताकत और कुव्वत पूर्ण रूपेण आपके लिए यहाँ मौजूद रहेगी। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति इसी वजह से है। तो वहीं आप अगर दूसरे स्तर के ऊपर एक और बात गौर करते हैं तो शनिदेव भी सप्तमेश होकर और अष्टमेश होकर राशि भाव को ही देखने का कार्य कर रहे हैं। भावुकता में जो निर्णय लेने की वजह से आप कई बार परेशान हो जाते हैं या फिर एक तरह से जल्दबाजी कई बार निर्णय के अंदर आ जाती है और उसके बाद जो पश्चाताप का मौका रहता है वही सामने रहता है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर वो पोजीशंस आपके लिए नहीं आने वाली। ये एक तथ्यात्मक स्तर। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जॉब की पोजीशंस को सस्टेन करके चलें, उसमें कोई भी चेंजेस की ओर आपको जाने से बचना चाहिए। व्यापारिक स्थिरता फिर से इस माह के अंतराल में आपको हासिल होने की प्रवृत्तियों की ओर आ सकती है। अब यहाँ व्यापारिक स्थिरता का आशय क्या है? ये आशय सिर्फ इतना ही है कि जिस पोजीशन के साथ में आप निरंतर तौर के ऊपर
गतिमान रहे और जिस पोजीशन के साथ में गतिमान अभी तक रहे हैं उसी को हम बहुत बेहतर लेवल के साथ में लेकर चलें और जो भी हमारे साथीगण हैं जिनकी जिम्मेदारियां हमारे कंधों के ऊपर है उसका भी निर्वहन पूर्ण रूप से होता चला जाए, ये आप समझकर चलिएगा। हाँ, एक और बात यहां मैं बता दूं, स्थायित्व संबंधी जितने भी कामकाज हैं जिसमें एक लंबे समय की स्थितियां रहती है, भले ही पैतृक कार्य कोई भी हो या फिर आपके पिताजी ने कोई भी कार्य शुरू किया या बहुत छोटी सी उम्र में आपने ही कोई कार्य की शुरुआत की, वहां पर आपको एक स्थिरता फिर से मिल सकती है, किंतु जो अपडेट और अपग्रेड करने की जो पोजीशंस होती है उसके साथ में आप जरूर स्वयं को लेकर चलें। प्री डिटरमाइंड थॉट प्रोसेस से थोड़ा सा आजाद होने का प्रयास आपको यहां पर करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात। तो वहीं सेकंड हाउस जो कि लिक्विडिटी की पोजीशंस का हाउस है, यहां पर खर्चों की अधिकता आपको परेशान कर सकती है 14 जून के बाद। हालांकि इसको दो भागों में बांटकर देखा जाना आवश्यक। 1 जून से 14 जून 2020 तक धनेश जो है वो लाभ भाव के भीतर विराजमान रहेंगे, तो ऐसी स्थितियों के भीतर आपके लिए जो भी रुके हुए और अटके हुए रुपए पैसों की स्थिति है वो कहीं न कहीं स्पष्टता की ओर आ सकती है। रोटेशन का एक लेवल अचीव करने की पोजीशंस की ओर आप जा सकते हैं, किंतु जैसे ही 14 जून के बाद की मैं चर्चा करता हूं तो 14 जून अप टू 30 जून 2020 ये जो टाइम है यहां आपके लिए एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच निकल कर आ सकती है। किसी व्यक्ति ने कहा कि हम यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस कार्य को ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, इतने रुपए पैसे की आवश्यकता है। आपने उस निर्णय के बारे में ज्यादा सोचा नहीं और चलते चले गए, तो उस प्रवृत्ति से आप बचिएगा। हालांकि जैसा मैंने बताया था कि देवगुरु बृहस्पति ने सोच में एक स्थिरता को देकर रखा हुआ है, किंतु कई बार व्यापारिक निर्णय इंस्टेंट बेस के ऊपर चलते हैं, उससे आप थोड़ा सा संभल कर चलें। नौकरी पेशा जीवन में भी कमोबेश यही स्थिति है, तो वहीं वाणी के बहुत ज्यादा खर्च से आप बचकर चलने का प्रयास कीजिएगा। इसका अर्थ क्या है? वाणी का खर्च यानी कि बुध जो है वो आंतरिक शक्ति, मानसिक चेतना और जो वाकपटुता की स्थितियां होती है उसके अधिपति हैं, और जब सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ में यहां विराजित हो जाए तो व्यक्ति वाणी का खर्च बहुत ज्यादा करता है, यानी कि किसी भी कामकाज की सफलता की ओर आप जाना शुरू हो गए और उसका बखान शुरू कर दिया, ऐसी पोजीशन से आप बचिएगा। वहीं पर जो एक तरह से कुटुंबी जनों के साथ में संवाद होता है वहां पर भी धैर्य की पोजीशन बनी रहे, ये हम निर्णायक तौर के ऊपर मानकर चलें। किंतु इसके उलट एक तथ्यात्मक स्थिति और है, जो भी महानुभाव मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में, पब्लिक रिलेशंस के साथ में, या कोई भी ऐसा कार्य हो जहां पर वाणी संबंधित स्थितियां बहुत ज्यादा खर्च में आती हो, वो लेवल आपको बेनिफिट दे सकता है, और वही एक तरह से वाकपटुता या बहुत ज्यादा जुबानी खर्च आपको स्थायित्व देने का कार्य भी कर सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कुल जमा जोड़ मध्यम दर्जे की स्थितियां एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच के साथ यहां आपके लिए बनी हुई है। धनागमन 1 से 14 जून तक बेहतर, 14 से 30 जून तक भी बेहतर, किंतु 14 से 30 जून तक खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। थर्ड हाउस की पोजीशन पराक्रमेश भी अगर आप यहां पर देखते हैं तो यहां बुध की पोजीशंस जो है वो 12th हाउस के साथ में जुड़ी हुई है, यानी कि सेकंड और थर्ड हाउस की जो पोजीशंस है वो यहां पर 12th हाउस के साथ जुड़ाव रख रही है। इसी वजह से जो एक महत्वपूर्ण स्तर निकल कर आता है वो ये है कि आपके पराक्रम का व्यय होगा। इसका अर्थ ये है कि जो भी नौकरी पेशा जीवन के साथ में आप जुड़े हुए हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ सकती है, और जो संदेह के घेरे बने हुए थे उससे आजाद होकर आप पुनः स्वयं को स्थापित करने का कार्य कर सकते हैं। और इस महीने में बारंबार आपको एक ही बात के ऊपर जोर दे रहा हूं, प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट्स हो गए, वो सारी ही स्थितियों से हटकर हम स्वयं के स्थायित्व के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें। यहां स्थायित्व सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है, ये तो एक बात। वहीं भाइयों के साथ जो संबंधों की स्थितियां कई बार होती है उसमें कटुता पनप सकती है, इस बात को भी आप पूर्ण रूपेण गौर करके चलिएगा। ये एक सेकंड लेवल की पोजीशन, महत्वाकांक्षाएं कई बार एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच लेकर आती है, उससे बचने का प्रयास आप करें।
वहीं पर आप किसी ऐसे कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं जहां कमीशनिंग संबंधी पोजीशंस के साथ में क्षेत्र विशेष चलने वाला होता है, वो सारी ही पोजीशन आपको यहां पर बेनिफिट देने की ओर जा सकती है। यानी कि ब्रोकरेज, कमीशनिंग या कोई भी ऐसे मध्यस्थ की भूमिका निभाकर कोई कार्य करना होता है, वहां एक बेटर लेवल आपके सामने रहेगा। तो वहीं 4th हाउस की चर्चा, ये मानसिक सुख का स्थान है और वहीं पे माता स्थान भी यही है, वाहन सुख दुख को देखने का स्थान भी यही है, हृदय की इच्छा शक्ति को देखने का स्थान भी यही है, द्वितीय केंद्र की पोजीशन है ये। तो जब चतुर्थेश स्वयं यहां एकादश भाव के भीतर स्वराशि स्थान में विराजमान रहेंगे तो आप कई बार जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी की पोजीशन होती है उसकी ओर बहुत ज्यादा इंक्लाइन होने का कार्य कर सकते हैं। स्वयं को उससे बचाकर चलिएगा, किंतु माता स्थान से लाभ की पूरी उम्मीद कही जा सकती है। वहीं अगर आप फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जो कि एसेंशियल फूड की पोजीशंस के साथ में जुड़ाव रख रहा हो या कोई भी उसके साथ में जुड़ी हुई पोजीशंस में हो, वहां पर भी लाभ की प्रवृत्तियां निकल कर आ सकती है। एग्रीकल्चर संबंधी क्षेत्र के अंदर किसी भी नवाचार के बारे में आप विचार कर रहे हैं, आधुनिक युग के साथ में चलने की चेष्टाएं हैं आपकी, तो उस ओर भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। इस बात को आप पूर्ण रूपेण स्मृतियों में रखकर चलिएगा। तो वहीं एक और बात, जो हृदय की इच्छा शक्ति है वो एक शीतलता के साथ में चलने वाली रहेगी। ये भी दूसरा एक स्तर महत्वपूर्ण तौर के ऊपर निकल कर आता है। सर्विस इंडस्ट्री की पोजीशंस के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, एक बेटर लेवल आप अचीव करते चले जाएंगे। तो वहीं पंचम भाव अगर आप देखते हैं तो पंचमेश स्वयं अष्टम भाव के भीतर विराजमान है और 18 जून तक यही पोजीशन रहने वाली है। इसका आशय क्या है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा भाव के अधिपति जब यहां शनिदेव के मूल त्रिकोण में हो तो रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्य के अंदर जो भी जातक जुड़े हुए हैं, पीएचडी आदि की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ चुके हैं, वो सारे ही क्षेत्र विशेष के अंदर बेनिफिट। किंतु जो कन्वेंशनल एजुकेशन की पोजीशन चलती है, ग्रेजुएशन कह लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कह लीजिए, उसके साथ की कोई भी पोजीशन है, वहां थोड़ी सी नेगेटिविटी या डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच आपको परेशान कर सकती है। उससे आप संभल कर चलें। आकस्मिक धन लाभ का कोई भी क्षेत्र है, मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा यहां पर कि व्यक्ति जब ये महसूस करे कि मैं जहां पर भी प्रयास कर रहा हूं, प्रयासों में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो समझ जाना चाहिए कि अभी थोड़ा सा रुकने की रिक्वायरमेंट है। जब कई बार हम एक तरह से सिग्नल नहीं देख पाते चौराहे के ऊपर, किंतु वहां काफी वाहन रुके हुए देखते हैं, तो बहुत दूर से ही समझ में आ जाता है कि अभी इस पोजीशन की तरफ से, यानी कि इस रास्ते से जाने वाले लोगों के लिए जो सिग्नल है वो रुकने का है। तो यही एक अर्थ होता है जो कई बार इंडिकेशंस के रूप में सामने आता है। तो जब भी पंचमेश यहां अष्टम भाव के भीतर हो तो व्यक्ति को इंस्टेंट बेस के ऊपर कई बार लाभ मिलने के बाद में नकारात्मकता सामने आती है और वो जितना आपने हासिल किया उस सब को फिर से शून्य की ओर लेकर चली जाती है। उससे आप बचने का प्रयास निरंतर तौर के ऊपर करते चले जाइएगा। हालांकि इसके उलट अगर आप कोई भी स्थायित्व का निवेश करना चाहते हैं, लंबे समय अंतराल का इन्वेस्टमेंट अपने जीवन में अगर आप लेकर आना चाहते हैं, तब इस समय को बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। वहीं जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, तो वहीं रेगुलर बेस के ऊपर चेकअप आदि के साथ में जाना भी बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। इससे हम कहीं पर भी इनकार करने वाली पोजीशंस के अंदर नहीं है, ये भी स्मृतियों में रखने लायक बात है। तो वहीं एक और बात पे आप पूर्ण रूपेण गौर करके चलने का प्रयास यहां पर कीजिएगा कि जो भी जातक एजुकेशन और एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ को साथ में आगे बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर यहां पर रह सकता है। वहीं चर्चा 6th हाउस की, 6th हाउस के अधिपति जो है वो 7th हाउस में, यानी कि अगर व्यापारिक क्षेत्र के अंदर आप कोई भी ऋण लेना चाहते हैं और उसमें एकदम स्पष्टता है, तो इस महीने आप उस और गंतव्यशील हो सकते हैं। एक बात तो ये, वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक स्तर के ऊपर कोई आपने ऋण ले रखा था और उसको चुकाने की पोजीशन लंबे समय से नहीं बन पा रही थी, जिसको हम एक तरह से लोन की पोजीशंस में कह लें या फिर कर्ज की स्थितियों के अंदर कह
कह लें, उससे आपके लिए कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल सकते हैं। दो स्थितियां रहती है, या तो व्यक्ति जो है फाइनेंस की वजह से फंसा हुआ है तो उसको किसी न किसी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, और दूसरी स्थिति यह है कि उसने फाइनेंस लिया था, उसको क्लियर करना है एक टाइम लिमिट के साथ में, वो भी फंसने वाली स्थिति है। तो देव गुरु बृहस्पति 6th हाउस की लॉर्डशिप लेकर 7th हाउस में यहां जब विराजमान रहते हैं तो ऐसी स्पेसिफिक क्लैरिटी यहां दे सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, और आप जो है कहीं ना कहीं इस प्रश्न के साथ चल भी रहे होंगे कि देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ हैं, फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? वजह है इसके पीछे सिर्फ इतनी सी है कि यहां देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेड हैं, वक्रगत पोजीशंस के साथ में चल रहे हैं, और वो भी शनिदेव के स्वराशि स्थान में, जो भी ग्रह स्वयं वक्रगत स्थितियों के भीतर और अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए कर्क में उच्चस्थ होते हैं, और 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए होंगे, तो वहां इमेंस पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करने वाले हो जाते हैं। तो साथ ही साथ में षष्ठ भाव के साथ में जुड़ी हुई जो रोग संबंधी स्थितियां हैं, वहां आपके लिए नियंत्रण लग सकता है। वजह है सबसे बड़ी केतु का यहां अकेले विराजित होना है, और वो भी उच्चस्थ स्थितियों में। बुध जो कि स्वराशि भाव के अधिपति होके जब 7वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेंगे तो वहां आपकी सोच को भी नियंत्रित करने वाले होंगे। किंतु जब मैं द्वादश की चर्चा करूंगा तब भी ये बात रखूंगा, और अभी भी बता रहा हूं कि अनिद्रा संबंधी रोग आपको 14 जून से 30 जून 2020 के मध्य परेशान करने वाले हो सकते हैं। इसको भी आप स्मृतियों में अक्षुण्ण करके चलिएगा। और साथ ही साथ में एक और बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो शत्रु पनपे हुए थे वहां पूर्ण रूपेण नियंत्रण स्थापित रहेगा, वहां से इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। उस अज्ञात भय को जीवन में जगह देने से आप बचें। तो वहीं 7th हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव साथ में विराजमान, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि गृहस्थ जीवन के अंदर जो एक सेपरेशन तक की नौबत आ चुकी थी, या जो रिलेशंस के अंदर कहीं न कहीं एक उहापोह चल रही थी, क्रिस्टल क्लियर अप्रोच फिर से नहीं आ पा रही थी, और कई बार तो ये भी नहीं समझ आता कि फ्रस्ट्रेशन किस वजह से है, एंग्जाइटी किस वजह से है, ये जो आपस का दुराव है इसके पीछे वजह क्या है। U+A अंडरस्टैंडिंग प्लस एडजस्टमेंट की जो कमी इतने लंबे समय से बनी हुई थी, उसमें अब आपके लिए एक जुड़ाव यहां स्थापित हो सकता है। इस बात को आप बिल्कुल क्लियर करके चलिएगा। तो वहीं पर व्यापारिक स्तर के ऊपर जैसा मैंने आपको बताया, स्थिरता की स्थितियां बनी रहेगी, स्थायित्व संबंधी कामकाज के अंदर बेहतरी रहेगी। बहुत बड़े इनोवेशन से बचना चाहिए। आप अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल चेंज करने से बचें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्तर है जिसको समझकर चलना चाहिए। अब जब भी कोई व्यक्ति व्यापार के साथ में जुड़ा हुआ है तो वो अपनी ताकत को पहचानता है। कितने लोग मेरे साथ एक लॉयल पोजीशंस के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, कितने लोग आर्थिक आधार पर मेरी मदद कर सकते हैं, और ऐसी ही कई और स्थितियों के साथ में सोचकर व्यक्ति को चलना होता है। तो वो सारी ही पोजीशन एक पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ आपके लिए यहां पर शुमार है। कोई भी चिंतित और विचलित होने वाली स्थितियां नहीं है उस आधार के ऊपर, किंतु स्थायित्व को सिरे के साथ में स्थापित करके चलिएगा। 8th हाउस में मंगल विराजित हैं, और अष्टम भाव के मंगल की स्थितियां एक जो सबसे महत्वपूर्ण इशारा करती है वो यही है कि स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर रक्त संबंधी विकारों का आप ध्यान रखिएगा। भले ही मधुमेह हो, हालांकि षष्ठ के साथ में भी जुड़ी हुई स्थितियां रहती है, किंतु अष्टम के मंगल रक्त संबंधी जो पुराने विकार होते हैं, यानी कि लंबे समय से स्वास्थ्य के अंदर उन्होंने कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रखी थी, वहां आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। ये तो एक बात। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिडन प्रॉब्लम्स जब भी मंगल अष्टम में हो कई बार औचक रूप से सामने आती है, किंतु उसका सॉल्यूशन भी व्यक्ति अपने पराक्रम के माध्यम से खोजने का कार्य भी कर ही लेता है। ये भी एक बहुत अच्छा स्तर आपके सम्मुख रहने वाला रहेगा। विदेश संबंधी तकनीक के साथ में जुड़े हुए कामकाज, अब ये महत्वपूर्ण है और इसको थोड़ा सा और डेप्थ के साथ में समझते हैं। विदेश के साथ में कोई भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ में, या फिर कोई भी ऐसी लैंग्वेज की पोजीशंस के साथ में आप जुड़े रहे, आउटसोर्सिंग का कार्य आपका रहा, उन सारे ही क्षेत्रों के अंदर शनिदेव का, मंगल का और बुध का, तीनों का ही पूर्ण रूपेण हस्तक्षेप रहने वाला होता है। तो आप यहां पर
पर गौर करेंगे कि शनिदेव जो यांत्रिक विद्या के अधिपति हैं वो स्वराशि स्थान के भीतर, उनकी ही राशि स्थान के भीतर मंगल विराजमान है और बुध जो कि स्वयं द्वादश में विराजित हैं। ऐसे क्षेत्रों के अंदर अगर आप कहीं पर भी और ज्यादा अच्छे से बढ़ना चाहते हैं तो अपनी रफ्तार को और पैनापन दीजिएगा और बढ़ते चले जाइएगा। वहीं अगर मैं भाग्य भाव की चर्चा करता हूं तो भाग्येश इस समय अंतराल में सप्तम में रहेंगे, तो इसी वजह से जो भाग्य का सहयोग मिलना चाहिए अपेक्षाकृत तौर के ऊपर वो स्थिर रहता है। तो इसी वजह से ऐसी जोखिम लेने से बचें जो सिर्फ और सिर्फ भाग्य के सहारे जुड़ी हुई हो, जिसमें कर्म का पुट बहुत कम हो। ये एक बात, आध्यात्मिक चेतनाओं में आप अग्रसर रहेंगे और कई बार एक तरह से फिलोसॉफिकल डिस्कशन और साथ ही साथ में ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र की चर्चाएं गृहस्थ जीवन के साथ में होती हुई देखी जाती है। जब भी भाग्येश सप्तम भाव के भीतर विराजमान हो, बृहस्पति और शनिदेव व्यक्ति को एक तरह से आध्यात्मिकता के नव प्रस्फुटन की तरफ लेकर जाने वाले होते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी ताकत। तो वहीं आपके अनुभवों का फायदा आपको और दूसरे महानुभावों को भी बहुत अच्छे से मिलने वाला रहेगा। यहां पर उच्च शिक्षा की स्थितियों में भी डिस्ट्रैक्शन की पोजीशन या भाग्य के कम सहयोग की स्थितियां परेशान कर सकती हैं। 10th हाउस की लॉर्डशिप अष्टम में, मैंने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब भी आपको कहा था कि जब दशमेश की स्थितियां अष्टम में हो जाती है तो व्यक्ति का कर्म से मन उचाट होता है बारंबार, किंतु स्वयं ही एक तरह से हिडन पावर के साथ फिर से खड़ा होता है, अपने भीतर की आंतरिक शक्ति को पहचान कर फिर से कर्मशील हो जाता है। ये स्थितियां बनी रहेंगी। इच्छा शक्ति की हालांकि मैं कहूंगा कि कमी नहीं है, किंतु पिता के साथ कोई भी कामकाज को आप आगे बढ़ा रहे हैं या फिर संतान पक्ष को आप अपने कामकाज के अंदर सम्मिलित करना चाहते हैं, उन सारे ही क्षेत्र विशेष के अंदर ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा रुकने का इशारा आपको कर रहा है। जो जॉब चल रही है, जो व्यापारिक स्थितियां चल रही है, उसको स्थिर करके उसके बेस को प्रिपेयर करने की चेष्टा यहां पूर्ण रूपेण हमको करते चले जाना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं एकादश भाव के शुक्र जो हैं, वैसे आप देखिए कि यहां मध्यम दर्जे के फल देते हैं, वक्रगत हैं, तो इसी वजह से संतान पक्ष की ओर से कुछ लाभ मिलने की प्रवृत्तियां आपके लिए बनी रहेगी और उनके द्वारा किया गया नयापन हमको एक संतुष्टि दे सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण स्तर है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के अंदर एक सामान्य गति आपके लिए यहां बनी रहने वाली है। तो वहीं द्वादश भाव, अनिद्रा संबंधी रोग परेशान न करें, यह आप ध्यान रखिएगा। खर्चों के ऊपर नियंत्रण का प्रयास बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो वहीं पर व्यक्ति कई बार रिलेशंस के अंदर जो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन पाता है वो भी हल्के फुल्के तौर पर आपको परेशान कर सकते हैं। ये एक बात, किंतु वहीं कोई भी ऐसा रोग पुराना पनपा हुआ था जिसमें हमको एक तरह से इलाज में सफलता नहीं मिल पा रही थी, ये फ्रेम उस और भी एक बेटर लेवल के ऊपर इशारा कर रहा है। इस बात को आप नोट करके चलें। तो वहीं लीगल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर भी इस समय अंतराल के अंदर आपको रिलीफ की संभावनाएं मध्यम दर्जे की ही दिखाई दे रही है। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए जून 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार।